त्यांना प्रकोप तर झाला होता प्रकोप ना. झालं होतं, त्यांचे प्रकोप झाला होता. बरं, चालू द्या मग वाचा पुढचा. पंचदशा प्रसार. अत ऊर्ध्व प्रस्तरं वक्ष्यामः तेषाम् एभिर् आतङ्गविशेषः प्रकुपितानां पर्यूषित किल्व उदक इष्टसमवाय इव उद्रिक्तानां प्रसरो भवन्ति। तेषां वायुर्गतिमत्वात् प्रसरणहेतुः सत्य अपि चैतन्येन स हि रजोभूयिष्ठं रजश्च प्रवर्तकं सर्वभावानां यथा महान् उदकसञ्चय अतिवृद्ध तेतुम् अवदार्यो परे न उदकेन व्यामिश्र सर्वतः प्रधावति। एवं दोषा कदाचित् एकशो द्विशो समस्तोनितसहिता वा अनेकविधा प्रसरन्ति। तद्यथा वातपित्तं श्लेष्मां शोणितं वातपित्ते वातश्लेष्मानो वातशोणिते पित्तशोणिते श्लेष्मशोणिते वातपित्तशोणितानि वातश्लेष्मशोणितानि पित्तश्लेष्मशोणितानि वातपित्तकफा वातपित्तकफशोणितानि इति एव पंचदशदा प्रसरन्ति। अब यहाँ से वातादि दोषों के प्रसार का वर्णन करते हैं। जिस तरह किण्व पिष्ट और पानी इन्हें परस्पर संयुक्त कर एक रात रखने से इनमें झाग उत्पन्न होकर पात्र के बाहर निकलने लगते हैं, उसी तरह बलवत विग्रह आदि कारणों से कुपित हुए दोषों में उद्रेक उत्पन्न होकर उनका प्रसार होता है। इनमें से वायु चेतना रहित होने पर भी गतिशील होने से इनके प्रसरण में कारण होता है, क्योंकि वायु रजोगुण बहुल होती है तथा रजोगुण सभी भावों का प्रवर्तक है। जिस तरह बड़ा भारी पानी का संचय अधिक पानी की आगे से बढ़कर सेतु को तोड़कर दूसरी ओर स्थित जल से मिलकर चारों ओर बहने लगता है, इसी तरह वातादि दोष भी अधिक संचित और प्रकोपित होके अपने आशय रूपी मर्यादाओं का उल्लंघन कर कभी अकेले, कभी दो तथा कभी तीनों मिलकर तथा कभी रक्त को भी साथ लेकर विविध प्रकार से शरीर में फैलते हैं। जैसे वायु, पित्त, कफ, रक्त द्वंद्व रूप में, जैसे वात पित्त, वात कफ, वात शोणित, पित्त शोणित, कफ शोणित, स्त्री रूप में वात पित्त शोणित, कफ शोणित, पित्त कफ शोणित, वात पित्त कफ शोणित, इस तरह 15 प्रकार से फैलते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है, इम्पोर्टेंट पीजी के लिए क्वेश्चन में पूछ लेते कितने प्रकार के प्रसार बताए, तो कितने प्रकार के बताए प्रसार? 15 डॉक्टर। हाँ 15 प्रकार के बताए हैं। एक बार डल्लन टीका पढ़ लेते, कुछ नया मिल जाए तो, नहीं तो फिर से इधर आएंगे। अब इसके आगे प्रसर नामक प्रकोप के विषय में प्रदर्शित करते हैं। तेषाम अर्थात वात पित्त श्लेष्म इन आतंक विशेषों से प्रकोपित हुए पूर्वोक्त बलवत विग्रह आदि बलवान से विरोध करना आदि अथवा कोष्ठतोत संचरण आदि के द्वारा प्रकोपित होते हैं। उनका प्रसार कैसे होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह कैसा होता है, तो उन्होंने वो किण्व उदक पिष्ट का समवाय का ये एक उदाहरण देके बताया है कि क्या होता है। किण्व उदक और पिष्ट तब उससे एक विशेष स्वरूप का उत्पन्न होता है, झाग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार दृष्टि के हेतुओं का समूह जब एक स्थान से संयुक्त होता है तो वातादि का उद्रेक होता है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वही वातादि का हेतु इतने बढ़ गए, यानी कि अब अम्ल पित्त का तुमने उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ खा, एक दिन तुमको थोड़ी सी छाती में जलन हो रही है, दूसरे दिन तुमने और पानीपुरी जैसे तीखे पदार्थ खा लिए, तीखे और द्रव पदार्थ खा लिए। ऐसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव पदार्थ खाने से क्या होता है, अम्ल पित्त बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर इतना बढ़ जाएगा कि आपको रुल्लास से वोमिटिंग हो जाएगी, यानी पित्त की वोमिटिंग भी हो जाती है। तो वही आप प्रसर का एक उदाहरण आप दे सकते हो ऐसे एक अम्ल पित्त का। किण्व अर्थात सूरा बीज, पिष्ट अर्थात चावल की पिट्टी, इनका समवाय अर्थात संयोग। तीनों दोषों के मध्य में वायु का प्रसरण का हेतु क्यों होता है इस संबंध में कहते हैं, यानी भाई वायु ही क्यों प्रसरण करता है ऐसे बोल रहे हैं। उन दोषों वात पित्त कफ में वायु गतिमान होता है, क्योंकि गति जो है वायु के अंदर ही है, इसलिए कह रहे हैं कारण वह प्रसरण का हेतु होता है। वह वायु रजोगुण भूयिष्ठ होता है, इम्पोर्टेंट है कि भाई रजोगुण भूयिष्ठ होता है, इसलिए वो क्या करता है, पित्त और कफ को खुद के स्थान से निकालने के लिए एक प्रेरक नाम से होता है कि भाई सब अगर ये ज़्यादा शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गति बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो गति से कुछ ना कुछ रोग निर्माण करेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं।
रजोभूयिष्ठ रजोबहुल वायु ऐसा भी कहा चुका है। सर्व भावना अर्थात सभी पदार्थों का पूर्वोक्त कथन के द्वारा वायु गतिमान होने का हेतु कहा गया है। प्रसर का दूसरा दृष्टांत है, जैसे महान जल का संचय अति प्रवृत्त हो जाने पर सेतु को भी तोड़कर दूसरे जल में मिलकर दूर दूर तक फैल जाता है। ऐसे एक दोष दूसरे दोषों से मिलकर 15 प्रकार के प्रसर होते हैं। जैसे कैंसर में भी बताया है कि जैसे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया तो ब्लड से लेकर लिम्फेटिक्स के लेकर लंग्स में, लिवर में, एब्डोमेन में, ऐसे अलग अलग जगह फैल जाता है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि प्रसर यानी कि एक जगह पर ज़्यादा दोष की संचिति हो गई तो वह दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रसर बताया। और प्रसर अपन कभी सोचते नहीं, ऐसे सुश्रुत में और चरक में भी ऐसा आया है। ये जो दोषों के अपने कॉम्बिनेशन हैं, जैसे वात पित्त हो गए, पित्त कफ हो गए, ये जानना विपुल से विपुल बुद्धि जिसकी यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि है, वो भाई खतरनाक सोचता है। यानी कि वो पूरा हिस्ट्री लेता है डिटेल पेशेंट की। ऐसे खतरनाक से खतरनाक वैद्य को भी ये कंफ्यूज कर देते हैं वात पित्त के कॉम्बिनेशंस। तो तुम जैसे मंद बुद्धि वालों का क्या ही काम, ऐसे बहुत जगह पर रेफरेंस आया हुआ है। तो वही कहने का तात्पर्य था कि वात का प्रसार तो आपको समझ में आ गया कि पक्वाशय में चलो वात का प्रकोप हो गया, या हाथ में चलो वात का प्रकोप हो गया तो पक्वाशय का वात प्रकोप हाथ में अलग आया या पैर में अलग आया। ऐसे आप कह सकते हो कि असर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। पित्त का जैसे प्रसर होकर वोमिटिंग हो जाएगी, कब का भी जैसे अब आमाशय में कब है उसका प्रसर होकर अगर वो पक्वाशय में गया तो प्रवाहिका हो सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। शोणित का जैसे असर होगा, अब नॉर्मली ब्लड नाक से कभी बाहर निकलता नहीं है, अब रक्त की इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई द्रव गुण के कारण, उष्ण गुण के कारण इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि वो नाक से भी बाहर आने लगा, कान से बाहर आने लगा। तो ऐसे आप प्रसर इसको मान सकते हो। तो और इन्होंने बोला है कि आप वात पित्त का भी असर मानो कि दो दोष का भी प्रसर हो सकता है, वात श्लेष्मा का भी हो सकता है, पित्त श्लेष्मा का भी हो सकता है। अपन यहाँ तक तो चलो सोच भी लेंगे, पर ये सोचना बहुत ही एक खतरनाक कैटेगरी होती है वात शोणित। आप वात और रक्त का आप कैसे प्रसर को ये करोगे, कैसे पेशेंट में देखोगे, पित्त और रक्त का ये भी कैसे आप देखोगे। श्लेष्म शोणित एक इम्पोर्टेंट है कि भाई रक्त और श्लेष्मा का, तो ऐसा आप गुण धर्म से समझ सकते हो कि रक्त के अंदर की जो लघुता है, रुक्षता है और गति है, रक्त के अंदर की वो गति बढ़ जाएगी तो उसको आप वात और शोणित ऐसे आप प्रसर समझ सकते हो। पित्त शोणित का भी प्रसर आप उष्ण तीक्ष्णता गुण धर्म ज़्यादा बढ़ने से ऐसा आप समझ सकते हो। श्लेष्मा शोणित का प्रसर भी वैसे आप गुरु और स्निग्ध गुण के कारण रक्त के अंदर ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे आप सोच सकते हो। अब ये सोचना और ज़्यादा डीप में अगर आप जाओगे तो वात पित्त और शोणित ये थोड़ा सोचना थोड़ा सा अलग ही लेवल पे जाता है। वात श्लेष्मा शोणित यानी कि यहाँ पर एक गति भी बढ़ गई है कि नहीं, गुरु और स्निग्ध गुण भी है, और रक्त के अंदर ऐसे गुण बढ़ रहे हैं, रक्त के अंदर ऐसे वात कफ का शीत गुण बढ़ रहा है। ऐसे आप कॉम्बिनेशन में बोल सकते हो कि भाई सब गुरु गुण भी नहीं बढ़ रहा है, एक शीत गुण जैसे वात और कफ का आपने कॉमनली ले लिया, शीत गुण से रक्त के अंदर बढ़ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो। ऐसे पित्त श्लेष्मा शोणित से क्या समझोगे, वात पित्त कफ तीनों का प्रसर कैसे होगा, और तीनों का प्रसर और रक्त का प्रसर ये कैसे होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में धीरे धीरे अगर आप ये करोगे, ये मुझे भी नहीं आता ये ऑब्वियसली, मैं भी दो वर्ष के ऊपर जाता हूँ, पर इतना डीपली सोचना मुझे भी नहीं आता। तो सोचना चाहिए कि भाई प्रसर किसी भी व्याधि में प्रसर कौन सा है। अब तुम्हारे पास कोई गुल्म का पेशेंट आ गया तो उसमें सिर्फ वात का असर है या प्रकोप की अवस्था में है या प्रसर की अवस्था में, वो समझना थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, पर वो करना चाहिए, ऐसे कह रहे हो। चलो आगे बढ़ लो। हेलो कुमरे। कृत्स्ने वे अवयवे वा अपि यत्र अंगे कुपितो वृषं दोषो विकार नभसि मेघवत् तत्र वर्षति ना अत्यर्थ कुपिताश्चपि लीनो मार्गे तिष्ठति निष्प्रत्यनिककालेन हेतुम साध्य कुप्यति। सारे शरीर में आधे शरीर में जहाँ भी दोष अधिक कुपित होता है वहाँ ही विकार उत्पन्न होता है।
जैसे आकाश में जहाँ भी बादल होते हैं वहाँ वृष्टि करता है। यदि दोष अधिक कुपित नहीं होते तो वे शरीर के स्रोत आदि मार्गों में छिपकर स्थित हो जाते हैं तथा उन दोषों की चिकित्सा न करने पर कालांतर में प्रवृत्ति हेतु को प्राप्त कर कुपित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछते हैं, लीन लीन दोष का ये जो है रेफरेंस है कहाँ पर बताए, कहाँ पर बताए फिर? लीन मार्गेषु तिष्ठति गण प्रश्न व्रण प्रश्न ये अध्याय में। वैसा अपन सुश्रुत को ऐसे ये मान लेते कि भाई सब सुश्रुत शल्य तंत्र प्रधान दे, शल्य तंत्र प्रधान दे, इतने डीप खतरनाक सिद्धांत बताए उन्होंने। तो लीन मार्गेषु तिष्ठन्ति यानी कि क्या बोलते हैं, जहाँ पर बादल है भाई साहब वहाँ पर ही दोषों का प्रकोप होगा ऐसे बोल रहे हैं। और अगर ज़्यादा प्रकोपित नहीं है तो वो लीन मार्गेषु तिष्ठन्ति हो जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। अगर देखो किसी को अस्थमा का अटैक आता नहीं है, पूरे साल तक नहीं आता, पर वो वर्षा ऋतु में अचानक से बादल छा जाते हैं तो इनके लंग्स के अंदर जो लीन दोष होते हैं उनको एक शीत गुण का, शीत वायु का एक हेतु मिल जाता है तो उनको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई इसके अंदर जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर की रुक्षता और शीतता ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसको आप पहले ही बस्ती जैसी चिकित्सा, वातकप शामक चिकित्सा देने से पूरे यानी कि जो लीन मार्ग का दोष है, ये जो स्थान विगुण है वो आप ठीक कर दोगे तो उसको अस्थमा का अटैक कभी नहीं आएगा। ऐसे आप ट्रीटमेंट परफेक्टली कर सकते हो। लीन से एक देश स्थित ऐसा भी बोल रहे हैं डल्लन जी। बस बाकी कुछ तो इसमें बताए नहीं, वैसे सिंपल ही सिद्धांत है, बस याद होने चाहिए। लीन मार्ग में भी होते हैं दोष तो उसको कैसे निकालें पहले से ही करना चाहिए, स्थान विघ्नों को ठीक करना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। तत्र वायो पित्तस्थान गतस्य पित्तवत् प्रतिकार पित्तस्य च कफस्थान गतस्य कफवत् कपस्य च वातस्थान गतस्य वातवत् एष क्रिया विभाग। इनमें यदि वायु पित्त के स्थान में पहुंचे तो उसकी पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। कफ के स्थान में गए हुए पित्त की चिकित्सा कफ के समान ही करनी चाहिए। वायु के स्थान में गए हुए कफ की चिकित्सा वायु के समान ही करनी चाहिए। इस प्रकार यह चिकित्सा कार्य का विभाग है। कभी कभी ऐसा भी रेफरेंस पूछ लेते कि भाई स्थान की चिकित्सा कहाँ पर बताई है, यानी किसी भी अवयव की, किसी स्थान की, कफ स्थान की चिकित्सा, पित्त स्थान की चिकित्सा करने को बताइए ना। अब वात क्या है, पित्त स्थानगत हो गया तब भी आपको पित्त की चिकित्सा करनी, वात की चिकित्सा नहीं करनी। यानी वो बोल रहे ऐसे स्थान की चिकित्सा करो। जैसे पित्त कफ स्थान के अंदर अलग आया तो आप पित्त की चिकित्सा मत करो, तो आप कफ की चिकित्सा करो। कफ अगर वात स्थान में अलग आया तो आप कफ की चिकित्सा मत करो, आप वात की चिकित्सा करो, ऐसे वो कह रहे हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई सब स्थान की चिकित्सा कहाँ पर बताई है। जैसे इसका ये पढ़ते हैं, प्रसर के द्वारा अन्न दोष के स्थान में हुआ पहुँचा स्थानीय दोषों की अतिदेश ग्रहण कर लेता है, उसे पित्त स्थानगत से कहा गया है, ऐसे ही कह रहे हैं। चलो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस स्थान की चिकित्सा करिए ऐसे बताए हैं। इस बार भी आया था क्वेश्चन डॉक्टर, ये आया था क्या? स्थान वाला आया था। हाँ मतलब चरक का था वो, ऐसे आया था वो। एक सेकंड में पढ़ता क्वेश्चन। वो मतलब कब स्थान में अगर वात आया तो पहले कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? तो किसकी करोगे फिर? कब की ही करोगे। तुमने करेक्ट दिया कि नहीं आंसर? हाँ डॉक्टर। हाँ चलो अब आगे बढ़ लो। 32 नंबर का श्लोक। एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायुर्विमार्ग गमन आटको ओष्ठोष परिदाह धूमायनानि पित्तस्य अरोचका अविपाका अंगसाद छर्दिश्च इति श्लेष्मनो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकालः। इस प्रकार से प्रकुपित और प्रसरित दोषों में विमार्ग गमन तथा आटोक होने से वायु के लक्षण है ओष जोश परिदाह और धुएं का श्वास या डकार आना पित्त के लक्षण है। अरुचि भोजन का नहीं पीना, अंगों में दर्द और वमन होना ये कफ के लक्षण है। इस अवस्था में चिकित्सा करना तीसरा क्रियाकाल है। देखो, और ये जो ऊपर का अगर एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए तो ऐसा आप स्थान विगुण का चिकित्सा आप बोल सकते हो कि वायु अगर पित्त स्थान में गया यानी कि पित्त स्थान के अंदर वैगुण्य है
तो आप पित्त स्थान की चिकित्सा करिए। जो अधुर मधुर शीत है वो वही वायु की चिकित्सा है। अब आप पित्त स्थान की चिकित्सा, पित्त स्थान यानी कि उष्ण स्थान होगा, तो आप पित्त स्थान की चिकित्सा कैसे करोगे? मधुर मधुर शीत से आप करोगे, तो ऑब्वियसली वो किसकी चिकित्सा हो जाएगी? वात की चिकित्सा हो जाएगी। वैसे आप वात स्थान में, कफ स्थान में, पित्त स्थान में से आप खुद के जो स्थान विगुण है उसको आप ठीक करिए तो चिकित्सा हो जाएगी। जैसे कफ स्थान के अंदर ये अगर स्थान विगुण हो गया, मतलब भाई शीत गुण का ज़्यादा ही प्रकोप हो गया, तो आप शीत गुण का यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो, शीत गुण का अगर आधा प्रकोप हो गया, सॉरी पित्त अगर कफ स्थान में गया तो क्या उत्पन्न करेगा? दाह उत्पन्न करेगा। तो आपको कफ स्थान की चिकित्सा करनी है, मतलब आपको शीत चिकित्सा करनी है, यानी कि स्थान विगुण। कफ का स्थान कैसे होगा? शीत तो होगा। समझ रहे हैं कि नहीं सबको? कफ का स्थान कैसा होगा? शीत होगा। अब पित्त कफ स्थान में गया यानी कि उष्ण गुण कफ स्थान में गया, तो आप ऑब्वियसली कफ स्थान की चिकित्सा, कफ स्थान को अच्छे से करना है तो आपको शीत गुण देना पड़ेगा। तो आप शीत गुण दोगे तो पित्त की भी चिकित्सा हो जाएगी अल्टीमेटली, और कफ स्थान की भी चिकित्सा हो जाएगी अल्टीमेटली। ऐसे आप कर सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं कुमरे? क्या और कन्फ्यूजन में तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। यानी कि वो स्थान को अच्छे से चिकित्सा करो। जैसे देखो, अब वात स्थानगत देखो, वात स्थानगत का मैं वही एग्जांपल सोच रहा था कि अब पक्वाशय है, पक्वाशय के अंदर कब चला गया, यानी कि वात स्थान है, वात स्थान के अंदर क्या होनी चाहिए? पक्वाशय के अंदर वायु ही होनी चाहिए। अब वहाँ पर कफ गया तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पक्वाशय खुद की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा लेगा और कफ को बाहर निकालने के लिए प्रयास करेगा। तो उसी डिसीज को क्या बोलते हैं अपन? प्रवाहिका। फिर आप प्रवाहिका में क्या चिकित्सा करते हैं? बस्ती देते हैं। यानी बस्ती से क्या होगा? जो चिपका हुआ कफ है, जो इजीली नहीं निकल रहा, तो वो निकल जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा? वात स्थान की चिकित्सा हो जाएगी। वात स्थान की चिकित्सा बस्ती है ना, इसलिए अल्टीमेटली कफ की भी चिकित्सा हो रही है और वात स्थान की भी चिकित्सा हो रही है। इसलिए आपको स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि स्थान को आप ठीक करो, ऐसे वो कहने का तात्पर्य है उनका। देखो इसके अंदर और डीप आता है फिर मीनिंग। पित्त स्थान के अंदर वायु है, पित्त स्थान के अंदर कप गया, तो आप भाई साहब उस स्थान की, स्थान वैगुण्य की चिकित्सा करो, ऐसा उनका मजेदार्थ है। फिर आगे प्रकोपित होने के बाद अगर जब दोष प्रसर हो जाते हैं तो क्या होता है? वायु का विमार्ग गमन होके क्या हो जाता है? आटोप हो जाता है। आटोप का टीका में कुछ दिया है क्या? आटोप का पढ़ा है क्या? देखो जठर संभव, जठर संभव ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि उधर का एक व्याधि ऐसे वो कह रहे हैं। और आटोप का ये भी आप अर्थ निकाल सकते हो कि पेट फूल जाना। आटोप और आदमान में एक बार वो ये देख लेना, डिफरेंस देख लेना। रुजापूर्वक उदर का शोभ मतलब आटोप, ऐसा बोल रहे हैं डल्हन जी। रुजापूर्वक, जिसमें रुजा होती है उसको आप आटोप बोल दो, और जिसमें रुजा नहीं होती उसमें आदमान बोल दो। और माधव निदान में इसमें भी एक अच्छे से श्लोक दिया, वो देख लेना एक बार। चलो फिर देखो, प्रकोप में लक्षण क्या थे? यही कन्फ्यूजन कर देते। प्रकोप में सिर्फ कोष्ठ में तोद संचरण था, है क्या नहीं? और प्रसर में जब प्रसर होता है तो आटोप हो जाता है। ऐसा इस लक्षणों में कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा, मुझे तो बहुत होता था। अब देखो, पित्त का प्रसर तो इजीली आपको समझ में आता है कि पित्त का प्रसर स्किन में हो गया, है क्या नहीं? पित्त खुद के स्थान से निकल के स्किन में चला गया तो ओश हो गया, चोश हो गया, यानी कि जो अलग अलग स्टेज है। ओश एक देशीय दाह, ऐसा आप बोल सकते हो, वो डल्लन जी ने बताया। कभी कभी ये भी पूछ लेते ओश मतलब क्या, तो एक देशीय स्थान यानी कि मेरे सिर्फ हाथ के तलों में होने वाली जलन, उसको आप ओश बोल दोगे। चोश मतलब एक प्रकार का वेदना विशेष, जो पित्त का जो वेदना होती है, जैसे स्वेलिंग भी आ गई, गर्म भी लग रहा है और रुजा भी लग गई, उसको चोश बोलते हैं। चोश चुष्यति थी वेदना विशेषा, कुछ भी चूषण हो रहा है, अचूषण हो रहा है, उसको चोश बोलते हैं, ऐसे डल्लन जी बोल रहे हैं। परिदाह, दाह होना, ऐसे बोल रहे हैं। देखो परिदाह दोनों तरफ आया है, प्रकोप में भी परिदाह है और प्रसर में भी परिदाह है। कभी कभी ये पूछते हैं परिदाह ये लक्षण
किस किस काल में आता है? तो दोनों में आता है, प्रकोप और प्रसर दोनों में आता है। धूमायनानी, धूमायनानी पता है कि भाई सब इतना गर्म लग रहा है कि अंदर से पूरे धूम निकल रहा है, कैसे लगता है पेशेंट को। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? कब के प्रसर के लक्षण बोल रहे हैं। अब ज़्यादा ही अग्निमाद्य होगा, कब के भाई साहब इतने गुरु और स्निग्धादि गुण बढ़ गई तो वो अग्निमाद्य कर देगा और उसकी वजह से फिर अरोचक हो जाएगा, अरोचक हो जाएगा। गुरु स्निग्ध गुण इतना बढ़ गया, आम इतना बढ़ गया कि अविपाक होगा। अन्न जो भी खाओगे उससे तो कुछ भी पाक नहीं होगा, अच्छे से पचन नहीं होगा, तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, तो इसलिए वो अविपाक बोल रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं अंग साध, गुरु और स्निग्ध गुण ज़्यादा बढ़ गया तो आलस्य बढ़ जाएगा, इसलिए पेशेंट कुछ भी काम करने की ये नहीं होगी, कामना नहीं होगी, उत्साह नहीं रहेगा। और उसके बाद में कब की इतने ज़्यादा गुण बढ़ गए वही सब सर्दी भी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है प्रकोप में। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रकोप में लक्षण क्या है, अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेद। कुंभरे ये सुन लो क्या बोल रहे वो, अन्न द्वेष प्रकोप का लक्षण है, और इधर अरोचक ये किसका लक्षण है? प्रसर का लक्षण है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अरोचक प्रसर में तो नहीं है ऐसा, अविपाक सॉरी ये अरोचक प्रकोप में तो नहीं है ऐसा, अविपाक प्रकोप में तो नहीं है ऐसा। ऐसा सर्दी से भी कभी कभी देखो उत्क्लेद बताया, वो हृदय उत्क्लेद यानी कि नौसिया चालू हो गया प्रकोप में, और प्रसर में क्या हो गई उसको, क्या हो गई कुमारी, सर्दी हो गई, सर्दी। उधर हृदय उत्क्लेद बताया, इधर डायरेक्ट सर्दी बताया, इसलिए एक एक शब्द के ऊपर ये कन्फ्यूजन करते हैं। ऐसे जैसे आप एक एक रिवीजन करते जाते हो ना, तो वैसे वैसे ये जो है ना आपकी संहिता पढ़ने की जो है एक एक शब्द को पढ़ने की क्वालिटी, प्यूरिटी बढ़ जाती है आपकी। जैसे आप 4-5 रीडिंग मारोगे तो आपको जब डिफरेंस समझ में आएगा, अरे प्रसर में तो अरोचक दिया है और इधर दिया है अन्न द्वेष, तो अन्न द्वेष से और अरोचक में क्या फ़र्क है? अरोचक में भाई साहब अरुचि, यानी कि उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा, उसके टंग के ऊपर अरुचि आ रही है, और इधर पेशेंट बोल रहा है मुझे खाने का मन नहीं हो रहा, रुचि तो है उसको पर वो बोलता है भाई नहीं मुझे खाने का मन ही नहीं हो रहा, पर इधर डायरेक्ट अरोचक होगा। ऐसा आप डिफरेंस है जान सकते हो। चलो पढ़ लो आगे। स्थान संश्रय, अतः ऊर्ध्व स्थान संश्रय वक्ष्यामः, एवं प्रकोपितः तास्तान् शरीर प्रदेशन आगम्यं तास्तान् व्याधिनं जनयन्ति। ते यद उदर सन्निवेशं कुर्वन्ति तदा गुल्मविद्रधि उदर अग्निसंग आनाह विसूचिका अतिसार प्रभृतिन जनयन्ति। वस्तिगता प्रमेह अश्मरी मूत्राघात मूत्रदोष प्रभृतिन वृषणगता वृद्धि मेढ्रगता निरुद्ध प्रकाश उपदंश शुकदोष प्रभृतिन बुधगता बगंधर अर्श प्रभृतिन ऊर्ध्वजतृगतास्त ऊर्ध्वजान त्वगमास चोनितस्ता क्षुद्र रोगान पुष्टानि विसर्पाश्च मेधोगता ग्रंथि अपचि अर्बुद गलगंड अलजी प्रभृतिन हस्तिगता विद्रदिनु शयी अनुशयी प्रभृतिन पादगता श्लीपद वात शोणित वात कंटक प्रभृतिन सर्वांगगता ज्वर सर्वांग रोग प्रभृतिन तेषाम् एवं अभिनिविष्टानां पूर्वरूप प्रादुर्भाव तं प्रतिरोग वक्ष्यामः। तत्र पूर्वरूप गतेषु चतुर्थ क्रियाकालः। अब इसके अनंतर नहीं ये मत पढ़ो, रहने दो उसको मैं ये बताता हूँ क्या बोल रहे हो। स्थान संश्रय का अभी व्याख्यान कर रहे हैं। प्रकुपित जो दोष है शरीर के अन्न प्रदेश में जाके व्याधि को उत्पन्न करते हैं, ऐसे बोल रहे। अगर उदर में जाते हैं तो ये तो पता ही है आपको, गुल्म विद्रदी है कि नहीं, उदर अग्निसंग हो जाएगा, आना है विसूचिका अतिसार प्रभुति अनयंती, ऐसे बोल रहे। बस्तिगत अगर हो गया, प्रमेय अश्मरी मूत्र घात मूत्र दोष प्रभुतान, ये पूरे आपको लॉजिकली याद हो जाते हैं। मेट्रग्रत में निरुद्ध प्रकाश उपदंश शुक्रप्रदोष ये भी याद हो जाते हैं। गुद में भी पता है भगंधर अर्श हो जाते हैं। वृषण में वृद्धि हो जाएगी, वृद्ध जद्रुगत में तोकमास, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते शूद्र रोग भाई साहब कहाँ पर दोषों का स्थान संश्रय होने से होगा, तो तोकमास और शोणित तीनों में बताया है। तो अच्छा मास और शोणित में अगर तीनों में स्थान संश्रय हो जाएगा तो शूद्र रोग हो जाएगी। और कुष्ठ विसर्प पे भी वही बोला है। कभी कभी ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्थान संश्रय अगर मासगत में हो गया
तो ग्रंथि अपची अर्बुद नहीं हो सकता क्या? तो ग्रंथि अपची अर्बुद कहाँ का दिया है कुमरे? मेदोगत डॉक्टर। हाँ, ये कंफ्यूजन करता है सबसे ज्यादा, और हायर रिक्वेस्ट में से खतरनाक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ चरक में मास का ही है ना। हाँ, रग में होगा, पर इधर स्थान संश्रय के बारे में पूछ रहे हैं ना वो, पूछ लेते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंगली। कहाँ पर स्थान संश्रय होने से भाई साहब ये होगा, ग्रंथि अपची अर्बुद हो जाएगा, तो कहाँ पर होगा वो? मेदोगत। मेदुगत में होगा। अपन कंफ्यूज करते हैं कि भाई साहब मासगत में होगा, पर मासगत में नहीं है। और अलगंड तो पता ही है कि भाई साहब मेद उसमें एक दुष्य होता है। अलजी, अलजी को भी याद रख लेना। और इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ लेते अनुशयी रोग। अनुशयी रोग आज तक सुना है कि तुमने? नहीं डॉक्टर। ये हमको भी बहुत नया था। अनुशयी का एक बार अर्थ देखो, बार कुछ है क्या? नहीं, अनुशयी का विद्रदी तो बता रहे हैं। अब देखो मुझे बताओ, अस्थि जैसा हार्ड स्ट्रक्चर है, उसमें विद्रदी कैसी होगी गुमरे? बाकी के लोग भी बताओ अगर किसी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो। अस्थि में विद्रदी कैसी होगी? वो ऑस्टियोमाइलाइटिस के बस ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस होता है। हाँ, पर देखो ना, इतने हार्ड स्ट्रक्चर हो के भी विद्रदी होना कितना कठिन काम है। तो वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि रक्त का भी दुष्य होता है, तो वहाँ पर विद्रदी होती है। क्योंकि अगर तुम विद्रदी की संप्राप्ति देखो तो उसमें बोला है रक्ताति प्रकोपित्वात विद्रदी उपजायते, ऐसे बोला है। यानी रक्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। अस्थिगत भी विद्रदी हो गई तब भी आपको रक्त की चिकित्सा तो करनी ही करनी है। मज्जा का पाक भी तो बताया है उसमें। हाँ, मज्जा का भाग भी होता है। मज्जागत विद्रदी। तो यहाँ पर एक अनुशयी रोग नाम से आप जान लो कि अनुशयी रोग, मुझे भी नहीं मिल रहा वो, अनुशयी रोग को क्या कहेंगे? देख लो किसी को अगर अनुशयी रोग मिल गया तो। और ये पूछ लेते हैं पीजी के अंदर, हायर रिक्वेस्ट में से बड़े ऐसे खतरनाक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अनुशयी रोग ये किस स्थानगत दोष संश्रय का होता है? तो आदि जन को पता ही नहीं होता ये अनुशयी रोग क्या है, किस स्थानगत है ना। तो इतना तो याद रख लो कि भाई अनुशयी रोग अस्थिगत स्थान संश्रय का रोग है करके। पादगत में श्लीपद, वात शूनित, वात कंटक, ये तो पता ही है। ये एक पढ़ लेना कि जब दोष पूरे शरीर में फैल जाती तो उसको क्या होता है? ज्वर और सर्वांग रोग। ज्वर होता है सर्वांग का दोष जाने से। और वही बोल रहे कि भाई पूर्व रूप, पूर्व रूप कब दिखते हैं घूम रहे? डॉक्टर पूर्व रूप कौन से क्रियाकाल में दिखते हैं? चतुर्थ क्रियाकाल। हाँ, स्थान संश्रय। क्या नाम है उसको? स्थान संश्रय में पूर्व रूप दिखने लगते हैं। और क्या बोल रहे हैं? चिकित्सा तत्र दोषस्य दुष्यस्य चैत्य उभय आश्रिता। क्या बोल रहे हो? पूर्व रूप में रूप ज्ञान होता है। कुछ आचार्य पूर्व रूप वर्तमान ज्ञान मानते हैं। यह अवस्था चिकित्सा की चतुर्थ अवस्था है। यहाँ पर चिकित्सा किस किस चीज की करनी है कुमरे? दोष प्लस किससे करने है? टीका में दिया है दोष प्लस दुष्य दोनों की भी चिकित्सा करनी है। कभी पूछ लेते हैं अब स्थान संश्रय हो गया तो आप किस किस की चिकित्सा करोगे? दोष और दुष्ट दोनों की करोगे। एक बार टीका पढ़ लेते, इसमें क्या बोल रहे हो? बड़े हुए दोषों का संगत जो कि स्रोतों के विगुण होने से होता है, वह संगत जहाँ होता है उसे स्थान संश्रय कहते हैं। इस स्थान संश्रय का निर्देश करने के लिए ऊर्ध्व इत्यादि से कहते हैं। वह बढ़े हुए दोष स्रोतों के विगुण हो जाने से जहाँ पर सख्त स्थिर हो जाते हैं, जिन जिन रोगों को प्रकट करते हैं उन्हें पहले निर्देश करते हैं। वह दोष जब उदर में सन्निवेश करते हैं तो पहले बताए हुए रोगों के अतिरिक्त प्रवाहिका तथा विलंबिका आदि को भी पैदा करते हैं। जत्रु अर्थात ग्रीवामूल त्वगमास शोणित तस्त पद से त्वग में रस अपेक्षित है। ठीक है। मेदोगत दोष से उत्पन्न व्याधियों के पाठ के बाद अस्थिगत विद्रदी आदि का पाठ उचित है। सूत्र में नहीं देखा गया है इसलिए समग्र रूप से नहीं लिखा गया है। मज्जा और शुक्रस्थ दोषों की व्याधियां नहीं निर्देश की गई है क्योंकि यह अल्प होती है
और कभी कभी ही होती है। ऐसा डल्लन जी बोल रहे हैं कि भाई मज्जा और शुक्र की व्याधियाँ अल्प होती है और कभी कभी ही होती है, इसलिए भाई साहब इन्होंने मज्जा और शुक्रस्थ दोष नहीं बताए होंगे। सर्वांग रोग तथा सर्वांग वात व्याधि अथवा प्रमेह, पांडु रोग, शोष आदि रोग ऐसे बोल रहे हैं। सूक्ष्म होने के कारण स्थान संश्रय का पृथक से लक्षण नहीं कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म होने के कारण। कभी कभी ऐसा पूछ लेंगे भाई साहब स्थान संश्रय का अलग से लक्षण क्यों नहीं कहा गया, जैसे इधर वायु का या आटोप बताया है, आरोचक बताया है, तो ऐसे क्यों नहीं बताया? तो क्यों? एकदम सूक्ष्म होने के कारण स्थान संश्रय का पृथक से लक्षण नहीं कहा गया है तथा पृथक क्रिया काल भी नहीं कहा गया है। ठीक है। अभिसन्निविष्ट के स्थान पर अत्यधिक सन्निविष्ट किए हुए पूर्वरूप प्रादुर्भाव अर्थात व्याधि का पूर्वरूप प्रादुर्भाव। पूर्वरूप क्या है ऐसा पूछे जाने पर उत्तर दिया गया कि पूर्वरूप के बहुत भेद होते हैं, उनका साक्षात निर्देश करना अशक्य होता है, इसलिए कुछ रोगों के अतिदेश से प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रतिरोग कहेंगे। उनको अर्थात पूर्वरूप प्रादुर्भाव को प्रतिरोग अर्थात एक एक रोग को लेकर, न कि प्रतिदोष के चयादि लिंग को लेकर पूर्वरूप में रूप ज्ञात मानते हैं और बोलते हैं कि इसमें स्थान संश्रय दोष और दुष्य दोनों की चिकित्सा करी है। चलो आगे पढ़ लो। अथ ऊर्ध्व व्याधि दर्शनम वक्ष्यामः। शोप अर्बुद ग्रंथि विद्यति विसर्प प्रवृत्तिनां प्रव्यक्त लक्षणता ज्वर अतिसार प्रवृत्तिनाश्च तत्र पंचम क्रियाकाल। अब इसके अनंतर रोगों के दर्शन या उत्पत्ति को कहते हैं। शोप अर्बुद ग्रंथि विद्यति विसर्प प्रवृत्ति तथा ज्वर अतिसार आदि रोगों के लक्षणों का व्यक्त हो जाना ही रोग है। उस दशा में चिकित्सा करना पंचम क्रियाकाल कहलाता है। बस खत्म बात, आगे भी बढ़ लो, कुछ है नहीं इसमें, व्याधि दर्शन का बताएं। अत ऊर्ध्वम एतेषाम् अवदूर्णानां व्रणभावम् आपन्नानां षष्ठक्रियाकालः ज्वर अतिसार प्रवृत्तिनाश्च दीर्घकाल अनुबंध तत्र अप्रतिक्रियमाणे अस्मद्यताम् उपयन्ति। अब इसके पश्चात इन शोपादिकों के अवतीर्ण होकर व्रण अवस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है। ज्वर अतिसार आदि का अधिक समय तक अनुबंध रहना भी छठा क्रियाकाल है। यह मेद अवस्था है। इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट, एक अलग टाइप से आप सोच सकते हो। अगर आपको ज्वर आ गया है कि नहीं, वो एक दिन में ठीक हो गया है, तो उसको आप ज्वर मानोगे क्या? कुमरे डॉक्टर मानोगे ज्वर? देखो अब इन्होंने क्या बोला है, दीर्घकाल अनुबंध। फिर एक दिन तक तुम्हारा दीर्घकाल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। देखो टीका में क्या बोल रहे हो, दीर्घकाल अनुबंध से क्या बोल रहे हो, अष्टानाम ज्वरानाम, इस पक्ष से दीर्घकाल अनुबंध यह व्याधि का स्वरूप लक्षण है। यानी कि 8 दिन तक अगर तुम्हारा ज्वर रहे तो उसको क्या बोलो भाई साहब, ज्वर कहाँ पर है? भेद अवस्था में है। नहीं समझे अभी तक? नहीं। यानी कि देखो तुम्हें ज्वर आ गया, एक दिन तक तुम्हारा ज्वर था, दूसरे दिन में ज्वर निकल गया या तीसरे दिन में ज्वर निकल गया, तो उसको आप ज्वर भेद अवस्था में ऐसे नहीं मानोगे। उसको आप ज्वर पूर्व रूप अवस्था में या स्थान संश्रय अवस्था में ऐसे आप मानो। अगर आप भेद अवस्था में मान रहे हो तो आपको वो वात पित्त कपच के अकॉर्डिंगली चेंज करके वात पित्त कपच अकॉर्डिंगली आपको चिकित्सा करनी चाहिए। नहीं तो आप ज्वर में, हर एक ज्वर में आप माँ सुदर्शन घनवटी दोगे, हर ज्वर में आप लक्ष्मी विलासी दोगे, हर ज्वर में आप त्रिभुवन कीर्ति दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ये बोल रहे हैं। अगर दीर्घकाल अनुबंध जैसे ज्वर है, जैसे टाइफाइड हो गया, उसको आप भेद अवस्था में ज्वर आप मान सकते हो। अतिसार दीर्घकाल अनुबंधी 5 दिन तक चल गया, 8 दिन तक चल गया, तो उसको आप भेद अवस्था में मानो। इसलिए आपको अगर कोई पेशेंट
सिम्टम्स लेके आता है कि भाई साहब मुझको फीवर आ रहा है, तो उसके पहले क्रियाकाल देख लो, कौन सा क्रियाकाल चालू है उसका। ये संचय में है दोष, है क्या नहीं, या प्रकोप में है दोष, संचय प्रकोप प्रसर में है दोष, किस चीज़ में है दोष। क्योंकि देखो प्रकोप में भी परिदाह आया हुआ है। अब कोई ज्वर का पेशेंट आया है, वो बोल रहा है पूरे शरीर में गरम गरम लग रहा है, तो तुम उसको परिदाह मानोगे या ज्वर मानोगे। अब ये एक डिफरेंस तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, परिदाह किसे माने, है क्या नहीं, और ज्वर किसको माने। देखो प्रसर में भी आया है परिदाह, स्थान संश्रय में भी उन्होंने बोला है कि ज्वर सर्वांगगत दोष हो जाते, जब सर्वांगगत स्थान संश्रय भी हो जाता है। देखो सर्वांगगत स्थान संश्रय अगर दोषों का होगा तब भी ज्वर आता है, ऐसे उन्होंने स्थान संश्रय में बोल दिया। व्याधि दर्शन में तो ज्वर पहले ही बोल दिया, और इधर व्यक्त अवस्था में भी ज्वर बोल दिया। तो देखो ज्वर के तुम ज्वर को ही कितना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हेलो कुमरे, हाँ डॉक्टर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। हाँ डॉक्टर समझ रहे हैं। इसलिए भाई तुम्हारे पास जो भी पेशेंट आए तो उसका सोच समझ के चिकित्सा करो कि भाई सब इसमें सच में आपको दुष्य के ऊपर जाना चाहिए क्या। जैसे अगर टाइफाइड का पेशेंट आ गया तो मैं ऑब्वियसली उसको मधुमालिनी, लघुमालिनी वसंत या स्वर्णमालिनी वसंत ऐसा उसके बल के अकॉर्डिंगली, उसका धातु का पाक कितना हो रहा है, कौन सा दोष दुष्य इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप मज्जापाचक, ये वसंत कल्प आप उसमें ऐड कर सकते हो। किसी किसी में प्लेटलेट कम वगैरह हो जाते तो वो क्या है, धातु पाक ही है एक प्रकार का। तो ऐसे आप जानो उसको कि ये कौन से क्रियाकाल में पेशेंट आया है, गृहिणी का पेशेंट है, कौन सा क्रियाकाल है, ज्वर का पेशेंट है, सच में ये ज्वर संचय अवस्था में है या स्थान संश्रय ही हुआ है, अभी भेद होने का बाकी है, पूर्वरूप अवस्था में है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे अपने हॉस्पिटल में आते हैं कि उनको फीवर लगता है सिर्फ हेड और छाती और मिडल बॉडी में ज़्यादा गर्म लगता है उनको, और उनके हाथ पैर के तलवे ठंडे रहते हैं। कान भी आपने कभी कभी इमेजिन किया होगा, उसके उनके कान भी शीत लगते हैं आपको, और सिर पे हाथ रखा तो आपको गर्म लगता है। तो ऐसे में आप जान सकते हो कि भाई ये स्थान संश्रय की या प्रकोप की अवस्था है, और ज्वर व्यक्त होना भी बाकी है, यानी कि इसको ज्वर आ सकता है। तो आप उस पेशेंट को डायरेक्टली बोल सकते हो 100% भाई देख तुझको मेडिसिन दे रहा हूँ पर फिर से आपको ज्वर बढ़ सकता है करके। ऐसा आप उसको अलग अलग क्रियाकाल के अकॉर्डिंगली उसको आप चिकित्सा कर सकते हो। देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप षटक्रिया काल को परफेक्टली जान लोगे तो। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, भेद अवस्था कैसे जाननी चाहिए, दो दीर्घ काल तक बनी रहे। यानी कि वैसे अब तुम गृहिणी की पेशेंट एक डेढ़ साल तक चला ले तो वो ऑब्वियसली व्यक्त अवस्था है, यानी कि दोष इतने बड़े पड़े हैं कि आप उसको दीर्घ काल तक चला रहे हो। और टीका में क्या बोल रहे हैं एक बार पढ़ लेते। व्यक्ति कहकर अब भेद कहते हैं, एतेषाम अर्थात शोपादि रोग, अवदीर्णानाम अर्थात विदर्ण या भिन्न अवस्था में। अवदीर्ण शोपादि का विशेष लक्षण उसे ही भेद कहते हैं, क्योंकि वह फट गए हैं इसलिए व्रण रूप में हो गए, इसलिए वही व्रण उसका भेद है। ज्वर अतिसार आदि में दीर्घकाल व्याधि का लक्षण है। जैसे कि व्यक्ति के प्रस्ताव में व्याधि का संताप, सरण, पूरण यह लक्षण कहा गया है, वैसे ही यहाँ भेद प्रस्ताव में भेद का विशेष लक्षण ज्वरादि जातियों में दीर्घ कालानुबंधी इनका भेद लक्षण कहा गया है। यहाँ पर कुछ आचार्य कहते हैं कि दीर्घ कालानुबंध प्रति व्याधि जाति में संभव नहीं होता, यानी कि हर एक व्याधि में ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए वातादि के लक्षण से भिन्न होने ही भेद है। यानी कि वातादि के लक्षण से भी आप भेद को जान सकते हो। जैसे अष्टानाम ज्वरानाम इस पद से दीर्घकाल अनुबंध या व्याधि का स्वरूप लक्षण प्रदर्शित होता है। इससे संचय आदि की स्थिति में प्रतिकार न करने से दीर्घकाल अनुबंध और असाध्यता भी हो जाती है। पहले बताई हुई अवस्थाएं में प्रतिकार न करने पर भी प्रतिकार की अवस्था हो तो होती ही है। इस अवस्था में भी फिर भी यदि प्रतिकार न किया जाए तो इसके पश्चात कोई आशा नहीं रहती। इस बात का आचार्य ऊपर ये संकेत कर दिया, यानी भेद के बाद भी अगर आप चिकित्सा नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य वही था कि दीर्घ कालानुबंधी आप जानकर रखो। चलो आगे बढ़ लो, आगे कुछ लोग बाकी हैं।
संचयश्च प्रकोपं च प्रसरं स्थान संश्रयं व्यक्तिभेद व्यक्ति दोषानां स भवेद्विचत्। वातादि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय व्यक्ति और भेद को जानता है, वही यथार्थ वैद्य है। देखो, और ये च क्यों लगाई फिर इसमें? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्ति वेदम च शब्द से क्या अर्थ है इनका? मतलब उसको जानना ही चाहिए, ऐसा कंपल्सन। पीछे कहे बताए गए विषय का संक्षेप में संग्रह रूप में वो संचय आदि प्रकोप से कहते हैं। यहाँ पर च पद से संचय आदि हेतु स्थान जो नहीं कहे गए हैं, यानी कि संचय किस हेतु से होता है और किस स्थान में होता है संचय, जो नहीं कहा गया है उनको भी आप ग्रहण कर लो भाई साहब, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। आगे पढ़ लो। 37 भी बस गोल्डन श्लोक पूछ लेते हैं, इसका रेफरेंस कर दो। संचयम च प्रकोप षटक्रिया काल का रेफरेंस कहाँ पर है? सुश्रुत सूत्र 21/36। चलो आगे बढ़ लो। संचये अप्रुता दोषा लभन्ते न उत्तरागति, ते तु उत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरः। संचय अवस्था में यदि दोषों का विनाश कर दिया जाए तो वे उत्तर गति, प्रकोप, प्रसर आदि को प्राप्त नहीं होते। उत्तर गति प्राप्त होने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान हो जाते हैं। क्या बोल रहे वो? व्याधि की पहली प्रारंभिक अवस्था में प्रतिकार का अल्पत्व अपेक्षित होता है, अर्थात जितनी ही जल्दी दोषों का अपहरण कर लिया जाए उतना ही प्रतिकार में चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दोषों के उत्तरोत्तर बढ़ने पर प्रतिकार बहुलता की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस हेतु से श्लोक भी प्रदर्शित करते हैं। संचय अवस्था में क्या करना चाहिए कुमरे? दोषों का अपहरण करना चाहिए, निकालने चाहिए, यानी कि दोषों का संशमन करना चाहिए। बहुदोष अवस्था में शोधन और मध्यम दोष में लंघन तथा पाचन करना चाहिए और अल्प दोष में संशमन निर्देश किया गया है। चलो आगे बढ़ लो। सर्वैर्भावे स्त्रीर्वारतु द्वाभ्याम् एकेन वा पुनः संसर्गे कुपित क्रुद्ध दोषो अनुधावति। सर्व भावों से, 3 भावों से, 2 भावों से अथवा 1 भाव से संसर्ग होने पर कुपित हुआ दोष क्रुद्ध हुए दोष का अनुधावन करता है। देखो, इसकी टीका पढ़ेंगे, बहुत बड़ी टीका दी है। अब संसर्ग दोनों दोषों का मिलन या सन्निपात, अनेक दोषों का मिलन की अवस्था में जो प्रसर कहा गया है उसके अंशांश बल विकल्प के द्वारा अनुबंधी भाव चिकित्सा हेतु प्रदर्शित करते हैं। अनुधावती अर्थात अनुलग्न हो जाता है, अर्थात पीछे ही लग जाता है। प्रश्न है कौन पीछे लग जाता है? उत्तर में कहे जाते हैं कि दोष पीछे लग जाता है। किन विशेषता से युक्त दोष? उत्तर में कहते हैं कुपित दोष। क्या करके पीछे लग जाता है? भावों के द्वारा, अर्थात स्वभाव से, अर्थात स्वभाव अर्थात वृक्ष, उष्ण, स्निग्ध आदि कितनी संख्या वाले दोष? 3 दोष हो सकते हैं। केवल 3 ही नहीं बल्कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2, 1, 2 ऐसे स्वभाव से कुपित अप्रधान दोष भी अनुबंध होकर प्रधान दोष के मार्ग में अनुलग्न हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। यह प्रश्न है कि दोष किसके पीछे लग जाता है? उत्तर में कहा गया है कि अनुप्रधान दोष के पीछे, प्रकोपित प्रधान दोष के पीछे लग जाता है। किन भावों से युक्त? किन भावों से युक्त होकर पीछे लग जाता है? उत्तर में कहते हैं कि सभी वृक्ष, उष्ण, स्निग्ध आदि भावों से युक्त होकर दोष पीछे लग जाता है। इस कथन के द्वारा यह कहा गया है कि सभी भावों से क्रुद्ध प्रधान दोष जो व्यक्त हो गया है उसके अनुबंध में दोष भी ऐसे क्रुद्ध दोष को प्रधान दोष कहते हैं। यानी कि अगर बात ज़्यादा ही प्रकोपित हो गया और साथ में वो कप को लेकर भी जाएगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। यहाँ पर इस कथन से यह भी कथित हो जाता है कि जब 2 दोषों का संसर्ग होता है तब प्रधान अनुबंधी भूत दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि उसके शांत हो जाने से ही प्रधान अनुबंध भूत दोष का शमन हो जाएगा, जबकि सभी भाव तथा 3 भाव से दोष कुपित होते ही हैं। तभी सभी प्रधान दोष है, परस्पर अनुबंधी भूत भी होते हैं। इस प्रकार समसन्निपात होता है। इस अवस्था में पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए।
अन्नाचार्य सर्वे भावे के स्थान पर भावा व्याधि हेतव ते च आहार विहार देश काल चवार इति वर्णयन्ति पाठ मानते हैं और अर्थ करते हैं कि भाव ही व्याधि का कारण होते हैं और वे आहार विहार देश काल के रूप में 4 होते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। अपर आचार्य रसगुण वीर्य विपाक इन चारों भावों को मानते हैं। द्रव्य गुण कर्म ही भाव है, ऐसा चरकनी व्याख्याकार भट्टार हरिश्चंद्र आदि कहते हैं। अन्य आचार्य सर्व भावे ऐसे पाठ मानते हैं, अर्थात सभी भागों के द्वारा व्याधियाँ होती है। उनमें भी वात के भाग से रुक्ष लघु विशद विष्टब्द तथा पित्त के भाग तीक्ष्ण द्रव पुती नील पीत अथवा तथा श्लेष्मा के भाग शीत गुरु पिच्चल स्निग्ध आदि होते हैं। उनमें वात आदि जब सभी तीनों भागों से अथवा 2 भागों से अथवा एक ही भाग से कुपित होते हैं, तब उतने ही उसके विपरीत भागों से चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अंशांश कल्पना की बोली है कि भाई सब अगर वात सिर्फ वृक्ष गुण से प्रकोपित हुआ है तो आपको स्निग्ध गुण देना है। अब वात वृक्ष और लघु गुण दोनों से प्रकोपित हुआ है तो आपको गुरु और स्निग्ध दोनों गुण देने हैं। विशद गुण से अगर वात वृक्ष लघु और विशद तीनों गुण से हुआ है प्रकोपित तो आपको गुरु स्निग्ध और पिछले जैसे द्रव्य माश जैसे द्रव्य आपको देने हैं। ऐसे वो अंशांश कल्पना के बारे में कह रहे हैं। तब उतने ही उसके विपरीत भागों से चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। उनमें भी श्लेष्मा की क्षय होने पर यथा बलवान से विग्रह युद्ध करने पर वात का वृक्ष भाग कुपित हो जाता है, तब तद वितरित एक भाग से यथा स्निग्ध भाग से प्रतिक्रिया चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि वृक्ष और शीत दोनों भाग से होती है। देखो इधर टीका के अंदर भी इजीली बता गए हैं कि वृक्ष और शीत 2 भाग से अगर कुपित होता है तो स्निग्ध और उष्ण 2 भाग से चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे ही इत्यादि सभी भागों से चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा स्वयं ऊहापोह कर निश्चय करना चाहिए। संसर्गार्थ 2 दोषों का संयोग, इससे यह बात कथित हो जाती है कि जब क्रुद्ध दोष का कुपित दोष अनुगमन करता है तब संसर्ग होता है, और वह संसर्ग 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकृति समसंवेद और दूसरा विकृति समसंवेद। उनमें भी जबकि वायु और पित्त का संसर्ग होता है तो वायु के शोषणात्मक होने से स्वभाव सदृश पित्त के द्वारा वायु संवेद होता है अर्थात जोड़ता है, उसे प्रकृति समसंवेद कहते हैं। और जब पित्त और श्लेष्मा का संयोग होता है तब उष्ण पित्त का शीत श्लेष्मा के साथ संवेद होने पर स्वभाव विपरीत संवेद हुआ है, उसको विकृति समसंवेद आप कह सकते हैं। यानी देखो जैसे वात और पित्त की संप्राप्ति आ गई तो आप इजीली डायग्नोस करके आप चिकित्सा कर सकते हो कि भाई सब वात और पित्त क्या करेंगे, शोषण ही करेंगे। उष्ण और वृक्ष गुण ही बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शोषण ही होगा। पर कन्फ्यूजन ये विकृति विषम संवेद अलग ही सिम्टम आएंगे, यानी कि डिसीज एक है और सिम्टम अलग ही आ रहे हैं। तो ऐसे विकृति विषम संवेद को आप पित्त और श्लेष्मा के इससे आप समझ सकते हो। और इसकी पित्त और श्लेष्मा की चिकित्सा करना भी थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि इसमें एक ही रस आपको तिक्त रस ही यूज करना होता है। क्योंकि आप कटु रस अगर यूज करोगे तो उधर पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और इधर आप श्लेष्मा को कम करने के लिए श्लेष्मा को कम करने के लिए अगर आप कटु रस करोगे तो पित्त बढ़ जाएगा, और आप पित्त को कम करने के लिए मधुर रस यूज करोगे तो श्लेष्मा प्रकोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर पित्त और श्लेष्मा में एक ही रस आपके पास होता है, वो तिक्त रस, जो कि पित्त को भी शमन करता है और श्लेष्मा के भी शमन करता है। इसलिए पित्त श्लेष्मा व्याधियाँ थोड़ी देर लेती है ठीक होने में, क्योंकि आपके पास तिक्त रस से ही चिकित्सा करनी पड़ती है कंटिन्यू। चलो आखिर का श्लोक पढ़ लो, इसके बाद 2 ही बचे हैं। संसर्गे योग गतियान स्यात् उपक्रम्य सवे भवेत् शेष दोष अविरोधेन सन्निपातु तथैव च। संसर्ग अवस्था में जो दोष अधिक उग्र प्रदान या अनुबंध है उसी का प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु वह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। यही विधि में भी प्रशस्त है। हाँ, ये रेफरेंस भी पूछ लेते हैं। संसर्ग योग गरियान
स्याद उक्रमभ्य स वे भवेथ शेष दोष अविरोधी न सन्निपाते तथैव च। यानी कि इस प्रकार चिकित्सा सन्निपात में सन्निपात की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, ऐसा रेफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं। डीप क्वेश्चन अगर आ गया बहुत हार्ड लेवल का ऐसा, तो इतना तो हमारा याद होना चाहिए भाई, वो भी व्रण प्रश्न में ही दिया है, सुश्रुत जी ने ही बताया है। संसर्ग और सन्निपात की चिकित्सा सूत्र में कहते हैं कि गरियान अर्थात गुरुतर उपक्रम कैसे करना चाहिए। संदर्भ में कहते हैं कि शेष दोष अविरोधीना, शेष दोष विरोधेना, अर्थात जो दोष कुपित नहीं है उन पर प्रभाव न पड़ना चाहिए। अर्थात ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए कि वह दोष भी कुपित न हो जाए, अर्थात अपनी स्वाभाविक अवस्था में बने रहे। संसर्ग में जो चिकित्सा विधि कही गई है उसको सन्निपात अवस्था में अतिदेश करना चाहिए। इसी बात को सन्निपात तथैव च इस वाक्य से कहते हैं। अब यह प्रश्न है कि यह कहा गया है कि संसर्ग अवस्था में चिकित्सा शेष दोष के अविरोध से करनी चाहिए, अर्थात गुरुतर जो दोष है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, यानी जो प्रधान दोष है वही उसकी चिकित्सा करो। तो फिर यह कैसे कहा गया है कि समवायी ज्वर के होने पर आदि पित्त दोष को ही शमन करना चाहिए, क्योंकि पित्त ही दुर्निवार होता है और वह भी ज्वर से पीड़ित रोगियों में। इसके अतिरिक्त भी कहा गया है कि दोष के समवाय से पहले पित्त का उपचार करना चाहिए, यानी कि ये शायद चिकित्सा स्थान या कहाँ तो भी है इसका रेफरेंस कि भाई साहब तीनों अगर दोष प्रकोपित है तो पहले आपको पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि पित्त शरीर को जला देगा। वात और कफ की इतनी ये नहीं होगी, सेवरिटी नहीं होगी जितनी पित्त की होगी, ऐसे कह रहे हैं। और इधर बताए हैं ज्वर और अतिसार में यह क्रिया करनी चाहिए, ऐसे बोला है शायद ये रेफरेंस चिकित्सा स्थान में ही, हाँ ये दिया है उत्तर तंत्र 39 अध्याय में, 39 नंबर का जो अध्याय है उत्तर तंत्र में। और एक जो ये नीचे जो रेफरेंस दिया है कि ज्वर और अतिसार में आपको पित्त की चिकित्सा करनी है। कभी कभी वैसा क्वेश्चन पूछ लेते ज्वर और अतिसार में किसकी चिकित्सा करनी है, तो उसके पित्त की चिकित्सा करनी है। ये दिया है उत्तर तंत्र 40 नंबर के अध्याय में, 40 नंबर के अध्याय में। और पित्त और अतिसार को छोड़कर आपको सभी व्याधियों में वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। समवाय ही दोषानां पूर्वे पित्तम उपाचरेत ज्वरे चैव अतिसारे च सर्वत्र अन्यत्र मारुतम। यानी कि ज्वर और अतिसार में पहले पित्त का ही उपचार करना चाहिए और बाकी सर्वत्र व्याधियों में वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। उत्तर में कहा गया कि आपका कथन सत्य है जो कहा गया है। ठीक है, आखिर का श्लोक पढ़ लो। वृणोति यस्मात् दृढे अपि व्रणवस्तु न नश्यति आदेह धारणात् तस्मात् व्रण इति उच्यते बुधे। जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहां आच्छादन करने को व्रण कहते हैं। घाव के भर जाने पर भी देह धारण पर्यंत जो वहां पर व्रण वस्तु बन जाता है वह नष्ट नहीं होता, अतएव भी उसे व्रण कहते हैं। देखो इसको मन भर के देख लो, ये रेफरेंस पूछ लेते व्रणोति यस्मात् दृढे अपि व्रण वस्तु न नश्यति। कभी कभी आदेह धारणात् तस्मात् व्रण इति उच्यते बुधे। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देते कि ये व्रण प्रश्न में या षष्ठी उपक्रम में, यानी कि द्विव्रणीय जो अध्याय है उसके साथ आप कंफ्यूज हो जाते, यार व्रण का वर्णन तो द्विव्रणीय में सबसे ज़्यादा है, तो ये श्लोक शायद द्विव्रणीय का हो सकते हैं, ऐसा भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए इसको जान लीजिए कि ये व्रण प्रश्नीय अध्याय में सबसे आखिर में दिया है। और इसका एक और प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ कि अभी कभार ब्रेन ह्यूमरेज हो जाता है या ब्रेन एट्रोपी हो जाती है, तो अपने आयुर्वेद के बड़े अब एलोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए हाथ ऊपर उठा दिए, तो अपने पास आते हैं पेशेंट, अपन ने ट्रीटमेंट भी कर ली, अगर फिर से आप उनका कुछ अगर जांच करोगे, ब्रेन की पूरे स्कैनिंग वगैरह करोगे, तो वहाँ पर आपको कुछ फाइब्रोसिस पैचेस वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे व्रण की जो चित्र है कि भाई कुछ तो ह्यूमरेज हुआ था, कुछ तो प्लाग वगैरह था, ऐसा दिख जाता है। तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब पेशेंट तो वैसे सिम्टोमेटिकली तो अच्छे से चल फिर रहा है, चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो पेशेंट तो वैसे ठीक है, पर ब्रेन की स्कैनिंग के अंदर एबनॉर्मलिटी दिख रही है। तो यही सुश्रुत जी का सिद्धांत वहाँ पर लगाना चाहिए कि जिसके रूढ़ हो जाने पर व्रण वह आच्छादित हो जाता है। व्रण वस्तु न नश्यति, यानी कि व्रण की वस्तु जो है, यानी कि जो स्कार मार्क है
एक बार तुम्हारा जो स्कार मार्ग बन गया तो वो परमानेंटली रहेगा ही रहेगा। ऐसा सुश्रुत जी का आदेह धारणा तो तस्माद व्रण इति उच्यते बुधे। आदेह धारणा जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक पूरे जीवन तक ये व्रण का वस्तु जो है स्मार मार्ग है वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने में मिले। इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ना ज़्यादा भर दीजिए। पेशेंट को ठीक करना यही आपका एक कर्तव्य है। सिम्टोमेटिकली रिलीफ और पूरी व्याधि का जो मूल स्थान है उसका रिलीफ देना, स्थान वैगन्य को ठीक करना, यही आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। इति सुश्रुतसहित सूत्र स्थाने व्रण प्रश्न नाम एकाध्याय समाप्त। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है क्या इसमें? कुमरे हाँ डॉक्टर। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, कंफ्यूजन? नहीं डॉक्टर। हाँ, वो जो दो दोष पहचानना थोड़ा सा हार्ड जाता है कि नहीं? 2 दोषों का, 3 दोषों का संसर्ग सन्निपात समझना, टीका भी समझना थोड़ी थोड़ी हार्ड जाती है, पर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे